हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू एट माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स सोल्यूशन पॉइंट। हम लोग चैप्टर 11 कर रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट। आज इसकी वीडियो नंबर 3 अपलोड करेंगे और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, टॉपिक है हमारा टाइप ऑफ एसी सर्किट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसी सर्किट्स। तो जो डिफरेंट टाइप के एसी सर्किट हमारे सिलेबस में उनको पढ़ेंगे। हमारे सिलेबस में आपका आर सर्किट है, एल सर्किट है, सी सर्किट है, एलसी सर्किट है, सीआर सर्किट है, एलआर सर्किट है और फाइनली 7 नंबर पे है एलसीआर सर्किट। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक, एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली ए रेजिस्टेंस या रजिस्टर। हम उस सर्किट को स्टडी करेंगे जिसमें केवल और केवल क्या हो, आर रेजिस्टेंस या कोई रजिस्टर जुड़ा हुआ हो, जिसे हम बोलेंगे नॉर्मली आर सर्किट के नाम से जानते हैं। ये फिगर है, इसका सिंबल है, ये अल्टरनेटिंग सोर्स का सिंबल हो गया। हम लोग कंसिडर करते हैं, कंसिडर ए सर्किट कंटेनिंग ए रेजिस्टर कैपिटल आर एंड सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ V इक्वल टू V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। देन करंट निकालेंगे, करंट passes through the resistor R, रजिस्टर R से होकर जाने वाला करंट, दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट कह देंगे। और ये आगे थ्रू द रजिस्टर R गिवन बाय I, इट शुड बी इक्वल टू V अपॉन कैपिटल R। पुट द वैल्यू V नॉट साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाय R। एज हम जानते हैं कि V नॉट अपॉन कैपिटल R इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट से पीक वैल्यू ऑफ करंट। इसे क्या बोलेंगे, पीक वैल्यू ऑफ करंट, और ये भी कह सकते हैं हम एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट। तो हियर दिस इक्वेशन बिकम्स एज I नॉट साइन ओमेगा टी। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। First equation V is equal to V naught sin omega t and other equation I is equal to I naught sin omega t। अगर हम दोनों इक्वेशन की कंपेयर करें तो हम ये देखते हैं कि दोनों वोल्टेज और करंट रेजिस्टर R में सेम फेज में होते हैं और इनके बीच कोई किसी भी प्रकार का फेज डिफरेंस नहीं होता। इससे ये भी पता चलता है कि R सर्किट के अंदर चाहे एसी करंट फ्लो कराएं चाहे डीसी करंट फ्लो कराएं, वोल्टेज और करंट एक बार में ही सेम टाइम पर मैक्सिमम वैल्यू गेन कर सकते हैं और सेम ही टाइम पर मिनिमम वैल्यू गेन करते हैं। इस इक्वेशन से हम बता सकते हैं बाई इक्वेशन 1 एंड 2 क्लियर दैट, ये बात क्लियर है, इन आर सर्किट में V एंड I आर इन सेम फेज, एक ही फेज में होंगे, सेम फेज, विच मीन्स दैट, जिसका मीनिंग ये है, विच मीन्स दैट इन आर सर्किट वोल्टेज एंड करंट गेन मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज एट सेम टाइम। ये बात क्लियर होगी। इस मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन से ये हमने प्रूफ करके दिखा दिया कि आर सर्किट के अंदर वोल्टेज और करंट सेम फेज में होते हैं और ये एक साथ अपनी वैल्यू को मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को एक साथ गेन कर सकते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पर। और इससे ये पता चलता है कि आर सर्किट में चाहे आप एसी करंट फ्लो कराएं चाहे डीसी करंट फ्लो कराएं, दोनों ही सिचुएशन में कैपिटल आर हमारा वेरी नहीं करता, वो कांस्टेंट बना रहता है। तो आप इसको नोट कर लें, फिर हम आपको कराएंगे। हाँ, इसको अभी पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले, अभी इसका फेजर डायग्राम से भी शो करेंगे बेटा इसको।
ओके, इसको हटा देते हैं। फेजर डायग्राम में हम इस इक्वेशन को, ये जो रिजल्ट आए हैं दोनों इक्वेशन से, इसे हम कैसे शो करेंगे दिखाते हैं आपको। ऐसे दिखा देते हैं। इसका फेजर डायग्राम होगा, पहले तो ये दिखा दें आप, और फिर ये हो गए ऐसे, और ये आया हमारा, ये होगा ओरिजिन फेजर डायग्राम के लिए, ये हो गया V, ये हो गया हमारा I, और दिस इज द ओमेगा T, दिस इज I, और दिस वैल्यू इज मैक्सिमा I नॉट, एंड दिस वैल्यू इज V नॉट, ये मैक्सिमम वैल्यू आएगी। ये इक्वेशन शो करेगा V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा T को, और ये इक्वेशन शो होगी I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा T। ग्राफ में हम इनको दिखा सकते हैं, T और इसे बोल लेंगे V और I, इस टाइप से हम बता सकते हैं। ये आप नोट कर लें, ये फेजर डायग्राम है, फेजर डायग्राम ऑफ आर सर्किट, फेजर डायग्राम ऑफ कैपिटल आर सर्किट। ध्यान रखिए आगे के सर्किट जो है ना इन्हीं कंसेप्ट पर बेस होंगे। अगर सीआर सर्किट है तो हमें पता रखना पड़ेगा कि आर सर्किट के अंदर वोल्टेज और करंट एक ही फेज पर होंगे, सेम फेज में होंगे, यानी कि फेज डिफरेंस यहाँ पे क्या होगा, इनका 0 होगा। अब इसे नोट कर लेंगे। इसके बाद आता है नंबर 2, हम लेते हैं सी सर्किट। सी सर्किट क्या ये बोल सकते हैं, सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटेंस C। ओके, इसको हटा देते हैं बेटा। नंबर 2 स्टार्ट करते हैं सी सर्किट। सी सर्किट के बारे में इसको हटा दीजिए। जस्ट सपोज कर लेते हैं कि एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस वैल्यू है C, उसको अल्टरनेटिंग सोर्स के साथ हमने कनेक्ट किया है सीरीज में। ये अल्टरनेटिंग सोर्स हो गया, सिंबल इसका वैल्यू इन इंस्टेंटेनियस वैल्यू V नॉट साइन ओमेगा T, करंट I C, प्लस 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 माइनस 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 ऐसे। सपोज कर लेते हैं, सपोज ए सर्किट containing, suppose a circuit containing a capacitance C and an EMF source of voltage कैपिटल V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा T। अब हमें पता है कि जैसे अल्टरनेटिंग करंट इससे फ्लो होगी तो ये चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा, और मान लेते हैं एट एन इंस्टेंट लेट, ये मान लिया जाएगा लेट Q बी द चार्ज एट दिस पोटेंशियल कैपिटल V, देन उस सिचुएशन में Q इक्वल टू क्या होगा, C, पुट द वैल्यू V, तो Q इक्वल टू क्या हुआ बेटा, वैल्यू रख देंगे C एज इट इज, V की वैल्यू रखेंगे V नॉट साइन ओमेगा T। अब हम इसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर लेते हैं। On differentiating we get dq by dt it is equal to C V नॉट साइन ओमेगा T का डिफरेंशियल cos ऑफ ओमेगा T, और ओमेगा T का डिफरेंशियल होगा ओमेगा। इस टर्म को हम ये लिख लेते हैं
since dq by dt it is the instantaneous current I is equal to, और इसको लिखते हैं v नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी, और ये आ जाएगा कोस ऑफ ओमेगा टी। होता क्या है, जैसे इससे करंट पास होगी, करंट पास होने से ये चार्ज हो चुका होगा, मान लीजिए आफ्टर टाइम टी वी गेटिंग ए चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर एट पोटेंशियल V एट वोल्टेज कैपिटल V, तो Q is equal to CV, put the value of V by equation 1, we get Q is equal to CV naught sin omega t. If we differentiate this term for getting the value of alternating current, dq by dt is equal to CV naught cos omega t into omega, बट यहां पर जो वैल्यू आई है यहां से, बट 1 अपॉन ओमेगा सी इट इज इक्वल टू XC, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस विच डायमेंशन बिलोंग्स टू ओम्स, ओम के इक्वल होती है, और इसमें जब इसको हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस बता रहे हैं तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस मीनिंग क्या है इसका मीनिंग ये है, ये क्या है, ऑफर्ड रेजिस्टेंस होगा विच इज अपोजिंग द फ्लो ऑफ करंट थ्रू द कंडक्टर थ्रू द कैपेसिटर, और इसको किस में मेजर करेंगे, ओम में। किस में मेजर करेंगे, ओम में, और इसकी वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो ये ऑफर्ड रेजिस्टेंस होता है विच अपोजिंग बाय दिस कैपेसिटर इन द पाथ ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट। सो हेंस यू कैन गेट I is equal to 1 अपॉन ओमेगा सी को लिखेंगे V नॉट अपॉन XC एंड कोस ऑफ ओमेगा टी। I एज इट इज V नॉट अपॉन XC, इसको बता देंगे सिंस V नॉट अपॉन XC ट्रीट एज रेजिस्टेंस, तो ohm's law वी गेटिंग द मैक्सिमम करंट I नॉट, सो V नॉट अपॉन XC इज इक्वल टू क्या होगा, I नॉट, तो ये आप लिख सकते हैं I इज इक्वल टू I नॉट, और कोस ओमेगा टी को हम लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, बिकॉज वी नो दैट साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। इक्वेशन नंबर 2, दोनों इक्वेशन की कंपेयर कर लीजिए, बाय इक्वेशन 1 एंड बाय इक्वेशन 2 we see that कि जो आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी का जो एंगल है, यहां पे ओमेगा टी और यहां पे है ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, तो यार फाई जो फेज डिफरेंस होगा वो सीधा पाई बाय 2 के इक्वल होगा, और इससे ये पता चलेगी कि इस इक्वेशन को देखते हुए, दोनों इक्वेशन की कंपेयर करने से हमें ये पता चलेगा कि अल्टरनेटिंग करंट लीड करती है विद रेस्पेक्ट टू द अल्टरनेटिंग वोल्टेज एट फेज एंगल पाई बाय 2, यानी कि फेज डिफरेंस बिटवीन अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड अल्टरनेटिंग करंट इन सी सर्किट इज पाई बाय 2। पाई बाय 2 आप प्लीज इसको नोट कर लें। क्या बता दें, 10 बाई इक्वेशन 1 एंड 2 वी सी दैट, हम देखते हैं कि वी सी दैट इन सी सर्किट the phase difference between V and I is phi is equal to pi by 2, and current leads to the voltage at pi by 2 radian। ये यहां तक होगा, इसका फेजर डायग्राम भी मैं बनाकर दिखाऊंगा, इसको नोट कर लें। अगर इसका फेजर डायग्राम आपको देखना हो तो इसका फेजर डायग्राम यहां बना देता हूं, ये हो गया इसका फेजर डायग्राम।
सी सर्किट है तो सी सर्किट में वोल्टेज ये लिया जाएगा, करंट हम ये लेते हैं और इसको हम दिखा देते हैं π/2। ओके, ये इसका फेजर डायग्राम नोट कर ले इसको। और इसका अगर हम ये दिखाना चाहें, थोड़ा सा इसके भाई स्पेस की कोशिश जो स्क्रीन पे भी आ जाए, ये ऐसे दिखा सकते हैं हम लोग। ऐसे शुरू करते हैं। ये तो इक्वेशन है v = v0 sin ओमेगा t, और ये इक्वेशन आएगी I = I0 sin ओमेगा t प्लस π/2। इसको देख लेंगे भाई, दिखाई दे रहा क्या? दिखाई ही दे रहा है कुछ। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका। अब हम स्टार्ट करते हैं एल सर्किट। नंबर 3 पर आता है एल सर्किट। एल सर्किट के बारे में हमने ये पढ़ा है किसी इंडक्टिव कॉइल के लिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हम लोगों ने पढ़ा था, सेल्फ इंडक्शन की फिनोमेना हमने पढ़ी। आपको पता है कि जब हम इस इंडक्टर को, जिसकी इंडक्टेंस वैल्यू कितनी है, कैपिटल एल है, किसी अल्टरनेटिंग सोर्स के साथ कनेक्ट करेंगे तो इसमें ड्यू टू चेंजिंग ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स देयर एग्जिस्ट एन ईएमएफ व्हिच अपोज द अप्लाइड ईएमएफ। होता क्या है कि जब हम किसी कॉइल को, इंडक्टिव कॉइल को किसी अल्टरनेटिंग सोर्स के साथ कनेक्ट करते हैं तो जैसे ही इस कॉइल से अल्टरनेटिंग करंट पास होती है, फ्लो होना शुरू होती है, तो इसके अंदर बाय चेंजिंग ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स एक ईएमएफ जनरेट होता है जो सेल्फ इंडक्शन की फिनोमेना है। वो ईएमएफ अप्लाइड वोल्टेज को अपोज करता है और उसकी वैल्यू कितनी होती है, -L/di/dt। ये हम लोग पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 10 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की जो पहली फिनोमेना है सेल्फ इंडक्शन, उसके अंदर हमने इसको पढ़ा है। तो अब आप ये देखिए कि इस इंडक्टिव कॉइल के अंदर 2 ईएमएफ हैं। एक अप्लाइड वोल्टेज है जिसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू गिवन है v = v0 sin ओमेगा t, और एक क्या होगा, बैक ईएमएफ होगा जिसकी वैल्यू है -L/di/dt। तो हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे इफेक्ट देखते हैं करंट और वोल्टेज का इन एल सर्किट। कंसिडर एन इंडक्टर या इंडक्टिव कॉइल हुज इंडक्टेंस कितना है, कैपिटल एल है, और इसका रेजिस्टेंस क्या है, 0 है। तो हम ये मान सकते हैं, कंसिडर ए प्योर इंडक्टिव कॉइल ऑफ इंडक्टेंस कैपिटल एल कनेक्टेड टू अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ वोल्टेज v = v0 sin ओमेगा t as shown in figure, where v is the instantaneous value of alternating voltage and v0 is the peak value of the applied voltage, omega is the angular frequency and t is the instant। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हम यहां लिख लेते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहां लगाएंगे ऑन अप्लाइंग KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ, KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ, we get V प्लस माइनस का L/di/dt that is equal to 0 because V is the applied voltage and L/di/dt is the back EMF। तो V is equal to क्या होगा, L/di/dt। तो यहां से निकालेंगे di it is equal to V/L और ये आएगा dt। पुट द वैल्यू, यूज इक्वेशन 1, पहली इक्वेशन का यूज कर लें। di it is equal to V हुआ v0 sin ओमेगा t अपॉन L, साथ में dt।
On integrating, we get the value of di v naught upon L sin omega t dt plus integrating constant c. So firstly integrate I v naught upon L sin ओमेगा t का इंटीग्रेशन माइनस का cos ओमेगा t और ओमेगा t का इंटीग्रेशन ओमेगा और प्लस का टर्म बनी c. इसके बाद हम आते हैं आई नॉट इट इज इक्वल टू माइनस का वी नॉट अपॉन ओमेगा एल साथ में कोस ऑफ ओमेगा टी और प्लस का सी. इस इक्वेशन को 2 कह देंगे. वेयर सी इज द इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट बट वी नो दैट for complete cycle the average values of I and V is equal to क्या होगा 0 10. तो क्लियर हो गया 10 बाई इक्वेशन 2 C मस्ट बी 0 क्योंकि I भी 0 हो गया V भी 0 हुआ. तो इस सिचुएशन से हम लोग C की वैल्यू क्या निकालेंगे 0 आएगी. यहां पे हमारा आ जाएगा 0. तो 10 हमारी इक्वेशन बेसिकली क्या बन गई I इज इक्वल टू माइनस का V नॉट अपॉन ओमेगा L और ये बनेगा कोस ऑफ ओमेगा T. यहां से आगे बढ़ते हैं. सिंस omega L is the offered resistance which oppose the alternating current or EMF. इसको कहते हैं इस ऑफर्ड रेजिस्टेंस को नया नाम देते हैं जिसको हम मेजर करते हैं ओम में और इस नई वैल्यू को कहते हैं हम इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या है. इट इज ए ऑफर्ड रेजिस्टेंस which value depend on the angular frequency or frequency of the applied voltage and which measure in the ohms. तो ये ओमेगा एल हो जाए एक्सएल. तो इससे हमारी इक्वेशन बनेगी ये बननी चाहिए आई इट इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन एक्सएल माइनस में और कोस ओमेगा टी को हम लिख सकते हैं साइन पाई बाय 2 माइनस का ओमेगा टी. और इससे हमारी ये वैल्यू बनेगी ओमेगा वी नॉट अपॉन एक्सएल वी नॉट अपॉन रेजिस्टेंस वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस का करंट की वैल्यू होती है तो इसे लिखे हुआ आएगा आई इट इज इक्वल टू माइनस का आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस का पाई बाय 2. माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करी जाए तो यह आएगा हमारा आई नॉट साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस का ओमेगा टी. अरे उल्टा लिख दे यार बुद्धूचंद. ये ही तो थी हमारी ये यही हो गया था बेटे माइनस की मैंने यही अंदर मल्टीप्लाई कर दी थी बाई चांस से गलती से लिखा गया रिपीट हो गई. तो I is equal to I naught sin omega t pi by 2. दिस इज द इक्वेशन नंबर. पहले आप इसको नोट करें पूरी की पूरी टर्म को और नोट करने के बाद दोनों इक्वेशन की कंपेयर करें. इक्वेशन 1 v is equal to v naught sin omega t. इक्वेशन 2 I is equal to I naught sin omega t minus pi by 2. तो यहाँ पे जब हम कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ ओमेगा टी है यहाँ पे ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 है. तो वोल्टेज से करंट की इक्वेशन में माइनस पाई बाय 2 का डिफरेंस आया जो ये बात शो करता है कि करंट हमारी वोल्टेज के रेस्पेक्ट में पाई बाय 2 एंगल पर लैग बिहाइंड है. आप इसको नोट कर लें बेटा. ऐसा
तो अब हम इस बात पर आते हैं, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करने पर हम देखते हैं बाई इक्वेशन 1 एंड 2, बाई इक्वेशन 1 एंड 2, बाई इक्वेशन 1 एंड 2 वी सी दैट, हम देखते हैं कि करंट is lag behind to the voltage, to the voltage, to the voltage at phi is equal to pi by 2. इस सिचुएशन को हम फेजर डायग्राम में कैसे शो कर सकते हैं, इस सिचुएशन को हम फेजर डायग्राम में कैसे शो कर सकते हैं, चलो नई चीज बताते हैं आपको। ये रही, ऐसे लेंगे हम इसको हम ऐसे ले जाते हैं। ये तो हो गई हमारी वोल्टेज का इक्वेशन, और ये आ गई हमारी करंट की इक्वेशन। ये वैल्यू शो करेगा V नॉट साइन ओमेगा टी, ये हो गया ओमेगा टी, ये वैल्यू शो करेगा I की, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये वाली वैल्यू यहाँ से दिस इक्वेशन बनी V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, और ये वाली इक्वेशन होगी I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। ओके, और ये हमारा ये इसकी पीक वैल्यू को भी शो करेगा भाई, पीक वैल्यू जाए जरा भी, थोड़ा गड़बड़ घोटाला ना करें, इसको तो शो करेंगे हम वी नॉट से, इट इज द मैक्सिमम वैल्यू, और ये वाली वैल्यू होगी बेटे इट वैल्यू, ये वाले वैल्यू होनी चाहिए आई नॉट, और ये पूरी टर्म जो है यहां से यहां तक ये होनी चाहिए आपकी वी नॉट साइन ओमेगा टी, और ये पूरी टर्म होनी चाहिए आपकी आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय यहां से। और इसका बिल्कुल सिंपल वे भी है, एक सिंपल तरीका, सबसे सिंपल ये रहा भाई, ये हम याद रखेंगे, यही हमें सबसे आसान पड़ता है। ये हो गया V इस साइड और ये हो गया I, और दिस वैल्यू होगी पाई इज इक्वल टू पाई बाई। ये हम वो ले लेते हैं अप्लाइड वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर, और ये होगी करंट पासिंग थ्रू इट। अच्छा, करंट जो है ना लैग बिहाइंड है, लैग बिहाइंड भाई, लैग बिहाइंड के लिए यहां से चुनना पड़ेगा, क्या गड़बड़ हो गया, ये होगा बेटे, ये लैग बिहाइंड है करंट, तो इसको हम ऐसे दिखाते हैं पाई इज इक्वल टू पाई बाय 2। ये ध्यान रखना, अगर आपको लैग बिहाइंड दिखाना तो नीचे दिखाओ, अगर लीड करता हुआ दिखाई दे तो बीएल को ऊपर दिखाओ। ये आप नोट कर लें, ये हमने आपको कोशिश की है समझाने की। आज आपके तीन टॉपिक हुए हैं, आर सर्किट, सी सर्किट एंड एल सर्किट। अब एक छोटा सा टॉपिक है जो शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, जिसका आपसे पूछा जाएगा, कह देगा ड्रॉ ए ग्राफ बिटवीन द कैपेसिटिव रिएक्टेंस and the frequency
द रिएक्टिव इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड फ्रीक्वेंसी, रेजिस्टेंस एंड फ्रीक्वेंसी, ये 3 ग्राफ शो करने बेटा। देखो जी क्या लिखते हैं, डिपेंडेंस ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस कोमा इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड रेजिस्टेंस on the frequency इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शुरुआत करते हैं नंबर 1 से। पहला हमने लिखा कैपेसिटिव रिएक्टेंस। सिंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस लिखते हैं XC किसके इक्वल होता है 1/ओमेगा C। ओमेगा किसके इक्वल होता है 2πfc। C तो कांस्टेंट होगा तो इससे हमारा आएगा XC इनवर्सली प्रोपोर्शनल F। तो बेटा G हम यहां ले लेते हैं, दिस इज फ्रीक्वेंसी, दिस इज XC, एक वैल्यू ले लिया हमने XC। इसके अकॉर्डिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ आना चाहिए ऐसे। ये तो हो गया XC और किसके बीच, ये हुआ है XC और फ्रीक्वेंसी के बीच पहला ग्राफ, पहला नंबर 1 ग्राफ। और इसे लिख दूंगा मैं फॉर XC। नंबर 2 पर आते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम कहते हैं एक्सेल। एज हम लोगों ने पढ़ा एक्सेल जो होता है वो होता है ओमेगा है। ओमेगा किसके इक्वल होता है 2πf। तो इसमें L कांस्टेंट होगा तो एक्सेल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F। तो इसमें जो आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा इट शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F। हमें बताया अगर ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ से स्टार्ट होगा यहां से ये, और ये किसको शो करेगा सर एक्सेल। ये एक्सेल और F इसके बीच का ग्राफ है F के। थर्ड नंबर पर आता है रेजिस्टेंस। यहां लिख देंगे सिंस रेजिस्टेंस डू नॉट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, या ये कह सकते हैं बिकॉज रेजिस्टेंस डू नॉट चेंज विद फ्रीक्वेंसी तो इट शुड बी पैरेलल टू द फ्रीक्वेंसी लाइन। ये पैरेलल होगा, पैरेलल टू द फ्रीक्वेंसी लाइन। आप इसको नोट कर लें। और इसके साथ आज का मैं टॉपिक यहीं पर रोक देता हूं। 3 टॉपिक आज कराए हैं, कल आपके 3 टॉपिक और कराएंगे हम। आपको करना क्या है कि आप इसको अच्छे से रिवाइज करें। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करें। और ये चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट है।